हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। कैलाश हॉस्पिटल जो कि नोएडा में पड़ता है, तो काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे बोला था यहाँ पे जाने के लिए। तो अभी आज मैं आया हूँ कैलाश हॉस्पिटल में। काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। अगर आप बाहर से देखते हो तो आपको पहले तो समझ भी नहीं आएगा कहाँ पे जाना है, किधर से एंटर करना है। लेकिन वहाँ से आप जैसे ही आप यहाँ पे सीधे अंदर को जाते हो तो आप वहाँ से किसी भी गार्ड से पूछ सकते हो कि मुझे HR में जाना है। तो आपको जाना है ये वाली बिल्डिंग में, सेकंड फ्लोर के अंदर। तो सेकंड फ्लोर पे आपको जाके वहाँ पे HR डिपार्टमेंट आता है, आगे नर्सिंग एजुकेशन रूम आता है, यहाँ पे आपको जाके इंटरव्यू देनी है। तो 1 साल का एक्सपीरियंस बता के मैं वहाँ पे गया था। इतने ज़्यादा उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे जैसे किसी डॉक्टर को भर्ती कर रहे हैं। लेकिन सैलरी की बात आती है तो सैलरी पर उनकी जान निकल जाती है। तो सैलरी के बारे में और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताऊंगा वीडियो के एंड पे। उससे पहले हम बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या आए। तो दोस्तों, अगर आप भी नर्सिंग स्टाफ हो और आप किसी हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने के लिए जाना चाहते हो तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पे स्पेशली मैं इसी के रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ कि इंटरव्यू में अलग अलग हॉस्पिटल में आपको क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं इनके क्वेश्चन के बारे में। तो एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि मैं वहाँ पे एज ए फ्रेशर नहीं गया था। मैंने वहाँ पे 1 साल के एक्सपीरियंस बताया था, लेकिन इनके पास फ्रेशर की भी वैकेंसीज है। मैंने पूछा था तो वो बोल रहा है कि फ्रेशर भी आ सकते हैं क्योंकि हमें स्टाफ की भी ज़रूरत है। तो अगर आप एज ए फ्रेशर जाना चाहते हो तो आप वहाँ पे जा सकते हो, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो जरूर देख लेना और एंड पे जो मैं आपको सैलरी बताऊंगा वो जरूर पहले देख लेना। उसके बाद डिसाइड करना कि आपको जाना है या नहीं जाना है। तो सबसे पहला उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा मोड्स ऑफ वेंटिलेटर। वेंटिलेटर के कौन कौन से मोड होते हैं, तो वो मैंने इनको बता दिया। PRVC होता है और प्रेशर कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, CPAP, SIME मोड। तो उसमें से उन्होंने मुझसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि अगर आप किसी पेशेंट को फुली वेंटिलेटर पे डिपेंड करना चाहते हो, पेशेंट फुली वेंटिलेटर पे डिपेंडेंट है, तो कौन से मोड पे आप डालना है कि जिसके साथ पेशेंट का, अगर पेशेंट का 0 रिस्पॉन्स है तो फुली वेंटिलेटर पे डिपेंडेंट जब पेशेंट होता है तो मोड कौन सा होता है। तो इसमें जो वॉल्यूम कंट्रोल होता है, प्रेशर कंट्रोल होता है और PRVC जो मोड होता है, ये तीनों मोड जो है पेशेंट का मतलब इसमें पेशेंट के बिल्कुल एफर्ट नहीं होते, पेशेंट फुली डिपेंडेंट होता है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि पेशेंट को अगर आप एक्सट्यूबेट करना है तो कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें करते हो। तो वो आपको बताना है कि पहले आप जो फुली डिपेंडेंट वाला मोड होता है, चाहे VC हो, प्रेशर कंट्रोल हो, उसको चेंज करके आप CPAP पे लेते हो, 1 घंटा ट्रायल देते हो, फिर ABG करते हो, ABG ठीक आती है तो उसको आप TPS पे लेते हो, 1 घंटा ट्रायल देते हो। अगर TPS भी ठीक रहता है तो आप पेशेंट को वीन ऑफ करके पेशेंट को आप एक्सट्यूबेट कर सकते हो। तो सेकंड उन्होंने मुझे एलन टेस्ट पूछा कि एलन टेस्ट क्यों करते, तो वो मैंने उनको बताया कि ABG जब आप करते हो तो उससे पहले एलन टेस्ट करते हैं। तो एलन टेस्ट कैसे करते हैं परफॉर्म करके बताने के लिए बोला। तो वो भी आपको बताना है कि आपकी रेडियल ना दोनों आर्टरी को आप प्रेस करते हो, जिसके साथ ब्लड का जो फ्लो है उसको इंटरप्ट करना होता है। और उसके बाद आप मतलब 5 to 10 सेकेंड इंटरप्ट करते हो ब्लड फ्लो, फिर एकदम से एक आर्टरी को आप रिलीज़ करते हो और देखते हो कि फ़्लो कैसा है। अगर फ्लो ठीक है तो आप ABG करते हो। खैर ICU में तो कोई एलन टेस्ट वगैरह करता नहीं, बस सीधे जिसको भी आना है ABG करते जाओ, क्योंकि ICU में आपको पता है 3-3 4-4 बार ABGs होती है, तो इतना किसी के पास टाइम नहीं होता। लेकिन एलन टेस्ट का वहाँ पे आपसे पूछते हैं तो आपको फुली अच्छे से प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग बताना। नारकोटिक्स मेडिसिन की एग्जांपल्स उसने मुझे पूछी थी कि कौन कौन सी है, तो वो मैंने उनको बताई, फेंटानिल, पैथेडिन, मॉर्फिन। तो फेंटानिल के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा कि इसको हम कब यूज़ करते हैं, कितने mg का होता है और डबल कैसे डिस्कार्ड करते हैं। तो वो आपको बताना है। डबल लॉक के अंदर रखते हैं। डिस्कार्ड करने के लिए भी आपको सीधा डिस्कार्ड नहीं करना है, रनिंग वाटर के अंदर अपने सीनियर या सुपरवाइजर के सामने उसको डिस्कार्ड करना होता है और रजिस्टर में प्रॉपर एंट्री करनी होती है, नारकोटिक रजिस्टर पे। नेक्स्ट उन्होंने मुझसे प्रेशर अल्सर का पूछा कि प्रेशर अल्सर कैसे बनते हैं, किस पेशेंट में बन सकते हैं, अगर बन गए तो कैसे केयर करते हो। तो वो मैंने उनको बताया, जो लंबे टाइम के लिए बेड रिडन पेशेंट होते हैं उनके बन जाते हैं। कोई न्यूरो का पेशेंट होता है, कोई कार्डियक का जिसको IABP लगा हुआ है, उसको ऐसे पेशेंट जिनको आप साइड भी चेंज नहीं करवा सकते हो, रेगुलर मॉइस्चर रह रहा है, वहीं पे पेशेंट मोशन कर रहा है, उसके ऊपर ही यूरिन कर रहा है, तो उसके साथ भी ये मतलब पेशेंट प्रोन होता है प्रेशर अल्सर बनने का। बन जाता है तो अल्फ़ा बेड उसको यूज़ कर सकते हो, है ना। पेशेंट को बैक केयर दे सकते हो, पेशेंट का 2 सेकेंड अर्ली पेशेंट को पोजीशन दे सकते हो, पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके साथ हम पेशेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। बाकी एलावेंस चक्रम वगैरह भी लगा के रख सकते हो, तो उसके साथ भी जो है फ्रिक्शन कम होता है और जिसके साथ बेड सोर नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट उन्होंने मुझसे GCS पूछा कि ग्लासगो कोमा स्केल क्या है, तो वो उनको मैंने बताया। तो हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर पूछा था, तो हाईएस्ट बताया 15 है, लोएस्ट 3 है।
तो 3 का रीज़न उन्होंने मुझे पूछा कि 0 क्यों नहीं होता है, अगर लोएस्ट स्कोर 0 क्यों नहीं होता, 3 क्यों होता है। तो जैसे आपको पता है कि 1 से स्टार्ट होता है, जैसे ई भी 1 से स्टार्ट होता है, आई रिस्पॉन्स 1 से स्टार्ट होता है, मोटर और वर्बल तीनों रिस्पॉन्स 1 से स्टार्ट होते हैं, तो तीनों को प्लस करते हो तो 3 होता है, इसलिए ये कभी 0 नहीं होता, ये 3 पे ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा कि मैं आपके पास आई हूँ और मुझे हाइपरटेंशन, आपने मुझे बीपी चेक करा और मेरा 149 बीपी था, तो आप डायग्नोज करोगे कि मुझे हाइपरटेंशन है। तो मैंने उनको बताया कि नहीं, मैं आपको डायग्नोज नहीं करूँगा, मैं जस्ट आपका नर्सिंग डायग्नोज बना सकता हूँ कि आपका बीपी एलिवेटेड है। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि नर्सिंग डायग्नोज और जो मेडिकल डायग्नोज है उसमें क्या फ़र्क है। तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जो मेडिकल डायग्नोज है, प्रॉपर टेस्ट आपके पहले होते हैं। जैसे अगर डायबिटीज़ की बात करें तो पहले आपको जब आपने खाली पेट हो गए तब आपका एक टेस्ट होता है, उसके बाद आपका रैंडम ब्लड शुगर का टेस्ट होता है, उसके बाद आपका HbA1c टेस्ट होता है। तो ये सारे टेस्ट करने के बाद और HbA1c की वैल्यू हाई आने के बाद आप मेडिकली डायग्नोज होते हो कि आपको शुगर है, डायबिटीज़ है। तो वही नॉर्मल अगर आपको नर्सिंग डायग्नोज का है तो उसमें जो आप ऑब्जर्व करते हो पेशेंट का, जो आप साइन एंड सिम्टम देखते हो उसके अकॉर्डिंग बनाते हो। अगर आपने फीवर देखा तो फीवर के ऊपर बना दिया, पेशेंट ने आपको पेन बोला, आपने ऑब्जर्व करा कि पेशेंट को पेन है, साइन सिम्टम है, तो आपने पेन के ऊपर बना दिया। तो ये होते हैं नर्सिंग डायग्नोज। तो नेक्स्ट लासा ड्रग्स का इन्होंने मुझे पूछा था कि लासा ड्रग्स क्या है और एग्जाम्पल्स इनके बताओ, तो वो मैंने उनको बता दी। लासा ड्रग्स जो है लुक अलाइक साउंड अलाइक होती है, और जो लुक अलाइक है उसमें KCl हो गया, कैल्शियम ग्लूकोनेट हो गया, या फिर एमसेट और मैग्नीशियम हो गया। और जो साउंड अलाइक है उसमें जैसे हेपरिन हो गया, लॉक्सी कार्ड और लॉक्सीकेन हो गया, या फिर एक टैबलेट आती है रेजो और सेजो करके, उनका भी दोनों का मतलब सेम नाम है, तो ये हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझसे हाई रिस्क मेडिसिन पूछा था कि कौन कौन सी हाई रिस्क मेडिसिन है और प्लस आपके ICU में कौन सी रखी हुई है। तो उसके बारे में मैंने उनको सारी हाई रिस्क मेडिसिन बताई। फिर उन्होंने नॉरेट का पूछा था कितने mg का होता है, कितने mg में आप बनाते हो। एक मुझे कॉर्डोन का पूछा था कि कैसे इन्फ्यूज़न बनाते हो। वैसोप्रेसिन का पूछा था कैसे इन्फ्यूज़न बनाते हो। तो वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो वैसोप्रेसिन का जो है जो अगर नॉरेट की बात करी जाए तो नॉरेट का डबल और सिंगल और डबल स्ट्रेंथ होता है, वो हम बनाते हैं। अगर वैसोप्रेसिन की बात करी जाए तो 40 यूनिट हम डालते हैं, मतलब 2 एम्प्यूल आपको बनाना है, 2 एम्प्यूल का, और उसको 40 ml में बनाना होता है। टोटल 40 ml बनाते हैं, मतलब 40 ml NS 40 यूनिट जो है वैसोप्रेसिन, और वही 1 ml इज इक्वल टू 1 यूनिट पर आवर के हिसाब से फिर चलता है। बस ये उन्होंने पूछा था कि इसकी डोज क्या है, कैसे आप देते हो हाई रिस्क मेडिसिन के बारे में। उसके बाद ACT के बारे में पूछा कि ACT क्या है, तो उसके बारे में मैंने उनको बताया, क्योंकि वहाँ पे एक कोई लेडी स्टाफ बैठा था वहाँ पे, पता नहीं वो नर्सिंग एजुकेटर थे क्या थे, तो शायद कार्डिक के रिलेटेड थे वो। तो उन्होंने मुझे CTVS के कुछ क्वेश्चन पूछे, CTVS की फुल फॉर्म पूछी। उसके बाद ACT के बारे में पूछा, ACT क्या होती है, कैसे करते हो, तो वो मैंने उनको बताया। एक्टिवेटेड क्लॉटिंग टाइम उसको हम बोलते हैं, और वो आप शीथ आउट करने से पहले आप चेक करते हो। 160 या 180 से नीचे आती है उसकी वैल्यू, तो फिर आप शीथ आउट करते हो। उसके बाद उन्होंने PTCA और PCI की फुल फॉर्म पूछी थी कि PTCA में क्या फ़र्क है, PCI की क्या है। तो जो PTCA है वो एक प्लान्ड प्रोसीजर होता है जिसको हम परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। और जो PCI है वो आप करते हो जब कोई प्राइमरी पेशेंट आपके पास जस्ट आता है ST एलिवेशन के साथ, हार्ट अटैक हुआ है पेशेंट को, तो विदिन 20 मिनट्स आपको उनका जो है स्टंटिंग स्टार्ट करनी होती है, उनको स्टंट डालने होते हैं, उसको हम बोलते हैं PCI। PCI वही है प्राइमरी कोरोनरी इंटरवेंशन, तो इसमें आप एंजियोग्राफी प्लस PTCA दोनों ही करते हो। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था कि कार्डियो वर्जन जो है वो और डिफिब के साथ शॉक देने में क्या डिफरेंस है। डिफिब जो है एक इमरजेंसी प्रोसीजर है, कोई पेशेंट आपके पास VT किसी पेशेंट को हो रहा है तो तुरंत आपको डिफिब के साथ शॉक देना है। लेकिन जो कार्डियो वर्जन है वो एक प्लान्ड प्रोसीजर है, किसी को लंबे टाइम से VT रन हो रहे हो, VT बीच बीच में हो रहा है, तो लेकिन उसकी रिदम जो है कंट्रोल नहीं हो रही है, लेकिन पेशेंट बिल्कुल ठीक है, तो आप प्लान करते हो कि पेशेंट को हम आज कार्डियो वर्जन करेंगे और पेशेंट की जो रिदम है वो सेट करेंगे। कार्डियो वर्जन में आपके पास डॉक्टर होते हैं, उसके बाद आपके पास मेडिसिन होती है, ऑक्सीजन रेडी करके रखते हो, एम्बू रेडी करके रखते हो, वेंटिलेटर रेडी करके रखते हो, है ना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद उन्होंने मुझसे एम्बू की फुल फॉर्म पूछी, तो एम्बू का जो AM की मुझे फुल फॉर्म याद नहीं आ रही थी, लेकिन BU का मुझे पता था, तो मैंने उनको वही बता दिया कि ब्रीदिंग यूनिट बोलते हैं।
तो AM की जो फुल फॉर्म थी मुझे याद नहीं आई, लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट। तो एम्बू आपने देखा है ब्लू कलर का होता है और पेशेंट को हम ब्लू वाइट किसी भी कलर का हो सकता है, पेशेंट को आप ब्रीथ देते हो। उसके बारे में आपको थोड़ा पढ़ के जाना और इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रख लेना। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था कि कार्डिक में अगर कोई पेशेंट जो है हार्ट अटैक के साथ आता है तो आप अगर पेशेंट आपको डॉक्टर बोलते हैं लोडिंग डोज दे तो लोडिंग डोज क्या होती है, कितनी आप देते हो। तो कार्डिक में जो लोडिंग डोज होती है वो 300 की होती है। तो 300 इसमें क्लोपिडेग्रल होती है, 300 इसमें इकोस्प्रिन होती है और 80 mg अटोरवास्टैटिन होती है। कुछ डॉक्टर आपको ब्रिलेंटा देने के लिए भी बोल सकते हैं। तो 180 अगर ब्रिलेंटा की बात हो तो 180 हम देते हैं डोज, ठीक है, लोडिंग डोज में। तो नहीं तो अगर वो नहीं है तो नॉर्मल हम 300 और 80 की ही लोडिंग डोज देते हैं। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस कौन कौन से होते हैं। तो उसके लिए आपको पता है नेजल कैनुले के साथ आप ऑक्सीजन दे सकते हो, है ना, हाई फ्लो मास्क के साथ दे सकते हैं जिसको हम NRBM बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉन रीब्रीदिंग मास्क। और उसके बाद आप एम्बू के साथ दे सकते हो, उसके बाद आप वेंटिलेटर के साथ दे सकते हो, वेंचुरी मास्क के साथ दे सकते हो, नॉर्मल ऑक्सीजन मास्क के साथ भी दे सकते हो। तो ये सारे डिवाइस होते हैं जिनके साथ आप ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हो पेशेंट को। नेक्स्ट उन्होंने मुझे ECG की प्लेसमेंट के बारे में पूछा था। तो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है। तो वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन पे भी दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आप वो ज़रूर देख के जाना, क्योंकि प्लेसमेंट के बारे में आपको वो पूछ सकते हैं। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि एंजियोग्राफी अगर किसी पेशेंट की आपने करी है तो कितने टाइम के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हो अगर एंजियोग्राफी नॉर्मल निकलती है। इसमें देखो क्या होता है, अगर हम रेडियल से करते हैं, अगर हम रेडियल आर्टरी से करते हैं तो हम पेशेंट को 2 घंटे बाद भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। नहीं तो पेशेंट डे केयर में एडमिट होता है तो हम उसको 6 घंटे तक भी वहाँ पे रख सकते हैं अगर फेमोरल से करते हैं। क्योंकि जो फेमोरल से करते हैं तो उसके लिए पेशेंट को इमोबिलाइज करके रखना होता है, राइट लेग को स्ट्रेट करके रखना होता है, ऊपर सैंड बैग रखना होता है, प्रेशर डाल के रखना होता है ताकि जो ब्लीडिंग के चांसेस को बिल्कुल ज़ीरो कर सके। क्योंकि 5000 तक तो हेपरिन भी पेशेंट को देते हैं। तो हमें ये थोड़ी सी प्रिकॉशंस लेनी होती है, 5 से 6 घंटे पेशेंट को रखना होता है, उसके बाद आप डिस्चार्ज करते हो। तो और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो उन्होंने मुझे पूछे, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो इसलिए वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। देखो हॉस्पिटल जो है, कैलाश हॉस्पिटल जो है अच्छा हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, अप टू 200 बेडेड का हॉस्पिटल है, NABH की एक्रीडिशन भी उनको मिली हुई है। लेकिन जो वहाँ पे माहौल है ना, एक तो वो बहुत ही कंजस्टेड सा हॉस्पिटल है ना, है बड़ा, लेकिन मतलब अगर आप HR में भी जाते हो तो आपको मतलब समझ नहीं आएगा कि ये HR में जा रहे हैं, इतनी इतनी छोटी छोटी सी गलियाँ हैं। तो जो इनका वर्क एनवायरनमेंट है, क्योंकि वहाँ पे स्टाफ की कमी है तो वहाँ पे आपका वर्क एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा बिजी रहेगा। ऊपर से अगर आप एज ए फ्रेशर जाते हो, जैसे मैं तो 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ गया, लेकिन मैंने उनको जो पूछा कि कितनी आप सैलरी दोगे अगर फ्रेशर आएंगे, तो उन्होंने मुझे 18,000 सैलरी बोली, जो कि बहुत 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 ज़्यादा कम है। अगर आप मैक्स में आते हो दिल्ली की किसी भी फोर्टिस मैक्स या आर्टिमिस प्राइमस किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ दिल्ली में, तो 24-25 अब बेस लाइन सैलरी कर दी है दिल्ली के अंदर। तो देखो 18,000 और यहाँ पे 25,000 कितना फ़र्क है ना एज ए फ्रेशर, मतलब सीधा 7,000 का फ़र्क है। यहाँ पे नोएडा में रहना आपको वही सेम है 5-6 हज़ार का रूम है, दिल्ली में रहना आपको वही सेम है, थोड़ा सा कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है। जिनकी यूपी की रजिस्ट्रेशन है उनके लिए ये एक पॉजिटिव हो सकता है पॉइंट कि आपको रजिस्ट्रेशन चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे यूपी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर मान लो कोई राजस्थान से, कोई पंजाब से, हरियाणा से है, या किसी के पास और कोई भी रजिस्ट्रेशन है हिमाचल की है, उनके लिए मेरे हिसाब से वहाँ पे जाना कोई मतलब मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन तो चेंज करवानी ही करवानी है। अगर मान लो मैं पंजाब से हूँ, मुझे तो करवानी ही करवानी, चाहे मैं यूपी की करवा लूँ चाहे दिल्ली की करवा लूँ। लेकिन मेरे लिए बेटर ऑप्शन दिल्ली में है, क्योंकि मुझे 7,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है, वहाँ पे मुझे 7,000 कम मिल रहा है। और कल को मैं 25,000 किसी पे लेके जाऊँगा तो मुझे 3,000 एक्स्ट्रा मिल सकती है। लेकिन अगर आप 18,000 वहाँ पे 1 साल काम करके कहीं और जाते तो आपको 22-23 मिलेगी। तो वही मतलब सेम ही चीज़ रहती है कि आपको 3-4 हज़ार बढ़ के सैलरी मिलेगी। लेकिन पहले ही आप अगर बहुत नीचे हो तो फिर क्या ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी जो ड्यूटी आवर्स है तो वो तो वही है, 6.5-7 घंटे का टाइम है।
तो क्लासेस आपकी वहाँ पे भी रेगुलर चलती रहेगी, क्लासेस आपकी दिल्ली में भी रेगुलर होती रहती है। लेकिन मुझे वहाँ पे यही मेन चीज़ लगी थी, एक तो बिजी भी बहुत है, ऊपर से आप अगर इंटरव्यू देते हो तो बहुत सारे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो एक थोड़ा सा ये भी होता है ना, आप इंटरटेन कितना उनको कर रहे हो। जैसे मैं उनको रिप्लाई दे रहा था, जो भी वो पूछते हैं मैं उसी टाइम बता रहा था। हालांकि मुझे एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मैंने कम शो करा, लेकिन आप सोचो 1 साल की एक्सपीरियंस में भी मुझसे इन्होंने कम से कम, मुझे लगता है दोनों ने 20 क्वेश्चन पूछे। मतलब इतना क्वेश्चन, आप एक इधर से पूछ रहा है, एक इधर से, आप इसका आंसर कर रहे हो, उसी टाइम दूसरा पूछ रहा है, फिर ये पूछ रहा है, फिर वही। देखो मेरा तो यही काम है, मैं तो इंटरव्यूज़ बनाता रहता हूँ, वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो ये सारे क्वेश्चन मुझे रट गए हैं, है ना। लेकिन आप एज ए फ्रेशर अगर आप जाते हो तो आपको ये सारे, एक इधर से मतलब आ रहा है, एक क्वेश्चन इधर से आ रहा है, तो आप कंफ्यूज कर देंगे और आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो आप अगर इतनी कम सैलरी दे रहे हो और इतने सारे क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, इतना तो दिल्ली में मैक्स में चले जाओ तो वो नहीं पूछते जितने वो पूछ रहे थे। तो ओवरऑल अगर मैं अपना बताऊँ तो मेरे हिसाब से अगर आप यूपी के नहीं हो, आपके पास रजिस्ट्रेशन यूपी की नहीं है, तो आपको वहाँ पे बिल्कुल नहीं जाना है, आपको दिल्ली के अंदर ही आना है। क्योंकि दिल्ली में आपको सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी और आपको बिजी भी इतना नहीं मिलेगा, मतलब स्टेबल सा वर्क इन्वायरमेंट मिल सकता है। और फिर आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको ईजी से आते हैं। और बाकी अगर आपको फिर भी यूपी में जाना है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको हर तरह से रेडी करूँगा कि आपको क्या क्या वो क्वेश्चन पूछेंगे और आप हर एक क्वेश्चन को ईजिली बता पाओगे इनको। तो दोस्तों, अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है, वहाँ से डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हो कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो ही आप एलिजिबल हो काम करने के लिए, अदरवाइज़ नहीं। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो किसी भी NABH एक्रेडिटेशन हॉस्पिटल में अंदर काम करने के लिए। लेकिन फिर भी आप करना चाहते हो तो आप कोई नर्सिंग होम या कोई 50 बेड से नीचे वाला हॉस्पिटल देख सकते हो। तो ये था ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा इस हॉस्पिटल का और इसके क्वेश्चन पेपर। तो अगर आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना है तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, आप डायरेक्ट वहाँ पे मैसेज करके कर सकते हो। तो दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए हॉस्पिटल में इंटरव्यू के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।